कनाडा क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। इस विशालकाय देश की आबादी बेहद कम है, इसलिए वहाँ बड़े बड़े बीहड़ और बियाबान इलाके मौजूद हैं। जहाँ ऐसी स्थिति होती है वहाँ तरह तरह के मिथ्स और लेजेंड्स तो होते ही हैं। माना जाता है कनाडा में अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स, भूत प्रेत और कई मिस्टिकल क्रीचर्स की साइटिंग्स रिपोर्ट की जाती हैं। आज के एपिसोड में हम कनाडा के 5 ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में विक्टोरिया के पास मौजूद है टेथिस लेक। ये झील काफी रहस्यमयी मानी जाती है क्योंकि यहाँ एक वाटर मॉन्स्टर की साइटिंग रिपोर्ट की जाती है। ईयर 1972 कुछ विटनेसेस ने इस झील में एक अजीब क्रीचर को देखने के दावे करना शुरू किया। ये कथित रूप से एक रेप्टिलियन क्रीचर था। 16 वर्षीय रॉबर्ट फ्लेवलिन और 17 वर्षीय गॉर्डन पाइक रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने अपने साथ बीती घटना का विवरण दिया। उन्हें पानी में कुछ हलचल दिखाई दी। उसके बाद पानी से एक विशालकाय मॉन्स्टर बाहर निकला जिसने उनका पीछा करने की कोशिश की थी। पुलिस का कहना था कि वो लड़के सिंसियर लग रहे थे और उनकी हालत देखकर समझ आ रहा था कि उनके साथ ये घटना घटी है, इसलिए उन्होंने क्रीचर को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। रॉबर्ट और गॉर्डन का कहना था कि वो मॉन्स्टर ठीक वैसा दिखता था जैसे 1954 की मूवी में गिलमैन को दर्शाया गया है। त्रिकोण सा सर और लगभग 5 फीट ऊंचा वो मॉन्स्टर फिश स्केल से ढका हुआ था। उसके हाथों में वेब्ड फिंगर्स थी जो शायद उसके तैरने में काम आती थी। अब इस घटना के ठीक 4 दिनों के बाद रसल वैन नाइस और माइक गोल्ड नाम के 2 लड़के भी उसी झील के पास पिकनिक मना रहे थे। तभी उन्हें भी वही मॉन्स्टर दिखाई दिया। इन दोनों व्यक्तियों का रॉबर्ट और गॉर्डन से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इन्होंने भी उस मॉन्स्टर का ठीक वैसा ही डिस्क्रिप्शन दिया था। इन दोनों का कहना था कि वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आया, अपने आसपास उसने ध्यान से देखा और फिर पानी के अंदर वापस चला गया था। लड़कों ने बताया कि उसे देखने के तुरंत बाद वो वहां से भागने लगे थे। उसका शरीर चांदी जैसे चमक रहा था। कुछ समय तक इन्वेस्टिगेशन जारी रही, लेकिन फिर एक दिन एक व्यक्ति ने पुलिस में फोन करके खबर दी कि उसका पेट टैग्यू लिजर्ड 1 साल पहले उसके घर से भाग गया था। अब पुलिस को लगा कि ये वही लिजर्ड है जिसे देखकर शायद वो लोग डर गए हैं और उन्होंने उसे एक मॉन्स्टर समझ लिया है। लेकिन पुलिस की थियोरी में कुछ गड़बड़ थी। सबसे पहली बात तो ये है कि टैग्यू लिजर्ड की स्पीशीज कनाडा की ठंड में जिंदा नहीं रह सकती। लिजर्ड की ये प्रजाति पानी में भी नहीं रह सकती और ना ही उसका आकार उतना बड़ा हो सकता है जितना विटनेसेस ने बताया था। उसके फीचर्स भी उनके डिस्क्रिप्शन से मेल नहीं खाते थे। अब बायोलॉजिस्ट ने क्लेम किया कि एक लिजर्ड के भागने से टेथिस लेक मॉन्स्टर की साइटिंग्स को नकारा नहीं जा सकता है, खासकर तब जब उसकी साइटिंग्स इतने सालों बाद 2006 में भी हुई हैं। ये साइटिंग्स यहाँ भी नहीं रुकी, बल्कि 2011 में जेसी मार्टिन नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि लेक के पास से गुजरते समय उसका पीछा एक लेक मॉन्स्टर ने किया। उस मॉन्स्टर ने जेसी की कार में हमला किया, स्क्रैचेस लगाए और उसके कुछ स्केल्स भी कार के डोर हैंडल में फंसे रह गए थे। अब मार्टिन से जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के आधार पर किसी भी साइटिंग को नकारा नहीं जा सकता। उनका कहना था उन्होंने बहुत देर तक ध्यान से उस मॉन्स्टर को देखा था। वो कोई लिजर्ड नहीं बल्कि एक विशाल ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर था जिसने उनकी कार पर हमला किया था। टेथिस लेक मॉन्स्टर का लेजेंड आज भी एक रहस्य ही है। दोस्तों, कनाडा के इतिहास में दर्ज पेल्डून मिस्ट्री एक अजीबोगरीब घटनाओं की श्रृंखला है जिसके दर्जनों विटनेसेस और रिपोर्ट्स मौजूद हैं। कनाडा का वेलिसबर्ग जो 1875 में एक गांव बना और 1896 में
एक टाउन घोषित कर दिया गया। इस टाउन में 1804 में थॉमस डॉगलस और उनका परिवार बसने आया था। उन्हें यहाँ कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। थॉमस ने सीन रिवर के पास रहने का फैसला किया था और ये लोग इस जगह के पहले सेटलर्स थे। कड़ाके की ठंड, भोजन की कमी और मलेरिया जैसी महामारी के बावजूद ये लोग उस इलाके में सरवाइव कर रहे थे। इसलिए और भी लोग इस इलाके में आकर बसने लगे। 2 सालों के बाद डोनाल्ड और फ्लोरा मैकडोनाल्ड अपने बेटे जॉन के साथ वहां आकर बस गए। 1826 में जॉन को थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने एक विवादित जमीन खरीद ली थी। एक अजीब महिला जॉन के पास आई और उसने जॉन से जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। जॉन वो जमीन नहीं बेचना चाहता था तो उसने महिला को सीधे मना कर दिया। अब महिला जॉन के पास रोज आने लगी और उसी जमीन को खरीदने की जिद करने लगी, लेकिन जॉन भी अपने निर्णय पर टिका रहा और उसने जमीन नहीं बेची। धीरे धीरे उस महिला के विजिट्स बंद हो गए। माना जाता है वो एक अजीब परिवार से थी जिसका ना कोई दोस्त था और ना ही कोई रिश्तेदार। अब मैकडॉनल्ड्स ने उस जमीन पर अपना फार्म हाउस बनाया और तभी रहस्यमयी गतिविधियों की शुरुआत हो गई। एक दिन मैकडॉनल्ड्स के मेल मेंबर्स बाहर काम पर थे और महिलाएं घर में काम कर रही थीं। तभी एक बड़ा लकड़ी का पिलर नीचे गिरा। किसी तरह महिलाएं मरते मरते बची थीं। तभी दूसरा पिलर गिर पड़ा। अगले ही दिन लेड की बनी हुई बुलेट्स खिड़की के कांच को तोड़कर अंदर गिरने लगी, जैसे कोई बाहर खड़े होकर गोलियां चला रहा हो, लेकिन दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं होता था। पड़ोसी भी ये गतिविधियां देख रहे थे और वो भी हैरान थे कि आखिर ये सब कैसे संभव है। जॉन के पड़ोसी बर्नहैम ने जॉन के घर के बाहर जलती हुई आग को देखा था। ये आग अलग अलग हिस्सों में अपने आप जल जाती और बुझाने पर दूसरी जगह लग जाती थी। बर्नहैम ने एक ही रात में 30 बार इस आग को लगते देखा था। कुछ ही दिनों में घर जलकर खत्म हो चुका था, लेकिन घर के साथ घटनाएं खत्म नहीं हुई, बल्कि जिस घर में मैकडॉनल्ड्स शिफ्ट हुए थे अब वहां भी यही सब होने लगा था। एक दिन तो लगभग 20 लोग मैकडॉनल्ड्स के घर पर मौजूद थे जब लेड बुलेट्स के साथ साथ घर में कई जगह आग लगी। इतना ही नहीं, घर के फ्लोर पर अजीबोगरीब चेहरों की आकृति स्पष्ट रूप से उभर आती थी जो बेहद डरावनी होती थी। रात को घर के बाहर ऐसी आवाज आती जैसे हजारों सैनिक मार्च करते हुए घर के अंदर चले आ रहे हों, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता था। इस मामले में पहले लोगों के अलग अलग मत थे। कुछ मानते थे कि ये कोई इविल स्पिरिट का काम है जो जॉन को परेशान करना चाहती है, तो कुछ का मानना था कि ये काम एक विच का है, वही महिला जो जॉन से जमीन लेने आती थी। अब जॉन टाउन के फेमस विच डॉक्टर ट्रॉयर के पास गए। जॉन ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ब्लैक गूस अक्सर गार्डन में दिखाई देता है जब ये घटनाएं शुरू होती हैं। ट्रॉयर ने जॉन से कहा कि उस ब्लैक गूस को चांदी की बुलेट से गोली मार दो। जॉन ने दूसरे दिन ठीक वैसा ही किया और उस गूस के पर में गोली लगी। कुछ ही समय बाद जॉन को वही महिला दिखाई दी जो जॉन से जमीन मांगने आती थी और उसके हाथ में एक गोली लगी हुई थी। दोस्तों, मोमेट शब्द दुनिया में पहली बार तब अपीयर हुआ जब जॉन डेविस ने 1586 में कैनेडियन आर्कटिक में अपनी शिप मोमेंसी में सेल किया था। इस शब्द का मतलब यंग लेडी था और इसी दौरान उनका सामना पानी में मौजूद आदि मछली और आदि महिलाओं जैसे जीवों से हुआ था। यह 1610 में कैप्टन रिचर्ड व्हाइटबोर्न और उनके क्रू मेंबर्स ने पहली मोमेट साइटिंग्स को डॉक्यूमेंट किया था। उनके जहाज के करीब पानी की गहराइयों से कुछ जलपरियां आई थीं जो अपनी मधुर आवाजों से उन्हें हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थीं। कैप्टन की माने तो उनका रंग सफेद और बाल सुनहरे थे। वो दिखने में ऐसी थीं जैसे कि कोई 18 वर्षीय लड़की हो। इस साइटिंग को लोगों ने नहीं माना था, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद जेम्स टाउन में
अगली साइटिंग रिपोर्ट की गई। इस बार लगभग 50 लोगों ने एक खूबसूरत मर्मेड को पानी से निकलते देखा था, जिसके लंबे हरे बाल थे। इसके बाद साइटिंग्स होती रही, लेकिन उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। फिर 1700s में ब्लैकबियर्ड नाम के मशहूर पायरेट ने अपनी लॉग बुक में दर्जनों मर्मेड साइटिंग्स के बारे में लिखा था। इसी लॉग बुक के आधार पर द लिटिल मर्मेड की स्टोरी तैयार की गई थी। अब 19th सेंचुरी में लोगों ने वैंकूवर के पास मर्मेड की साइटिंग्स रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे मर्मेड साइटिंग्स दुर्लभ होती गईं, लेकिन ये साइटिंग्स कभी बंद नहीं हुई। 3 कनेडियन मछुआरों ने अपनी साइटिंग्स के बारे में लिखा कि उन्होंने एक ब्लॉन्ड मर्मेड को पानी के किनारे देखा था। उस जलपरी ने उनके साथ आई कांटेक्ट बनाया और फिर धीरे से पानी में चली गई। उस दौरान लोकल्स मर्मेड को बहुत बुरा मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार इन्हें देखने के बाद कोई ना कोई दुर्घटना होती थी। अब 1900s के बाद भी वैंकूवर और विक्टोरिया में मर्मेड साइटिंग्स होती रहीं। कनाडा के एक्टिव पास में एक दिन जॉर्ज हैरिसन ने एक मर्मेड को देखने और उसकी तस्वीर लेने का दावा किया था। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर हैरिसन की ओरिजिनल फोटोग्राफ है। कुछ लोगों को ये एक प्रैंक लग रहा था, क्योंकि फेरी राइड कर रहे कई लोगों ने उसे देखा था और ये सब 1973 में हो रहा था। लेकिन 4 दिनों बाद उसी इलाके में फिर एक मर्मेड साइटिंग रिपोर्ट की गई थी। दोस्तों, कनाडा की फोल्कलोर में वेंडिगो के बहुत से किस्से शामिल हैं। एक मैलेवोलेंट कैनिबलिस्टिक इविल स्पिरिट जो इंसानों का मांस खाकर अपनी भूख मिटाती है। इस जीव की डॉक्यूमेंटेड साइटिंग्स 1700 से होती आई हैं, जब भगवान के नाम का प्रचार करने वाले मिशनरीज का सामना इन खौफनाक जीवों से होता था, तो कभी फर ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी इस क्रीचर के डर से जल्दी घर लौट जाते थे। माना जाता है वेंडिगो एक डिके हो रहे हिरण के जैसा आकार में बेहद विशाल और ह्यूमनॉइड क्रीचर है, जो मकड़ियों की तरह चलता है। इंडिजीनियस ट्राइब्स की माने तो वेंडिगो दरअसल उस व्यक्ति की आत्मा है जो पहले एक शिकारी था। वो एक दिन रास्ता भूलकर कनाडा के बेहद ठंडे इलाके में फंस गया। भूख से परेशान होकर वो कैनिबल बन गया और इंसानों का मांस खाने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगा और वो एक श्रापित जीव में बदल गया। अब वो कनाडा की ठंडी जगहों पर अपने शिकार की तलाश में भटकता रहता है। माना जाता है वो जितना इंसानों का मांस खाता है, उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। एल्गोनक्वियंस, ओजिब्वे, ईस्टर्न क्री, सॉल्टियक्स, वेस्टमीन सीम्पी क्री, नेस्कैपी और इन्यू पीपल जैसी ट्राइब्स वेंडिगो को अच्छी तरह पहचानती हैं। ये जीव किसी के शरीर में प्रवेश भी कर सकता है और उसे भी अपनी तरह वेंडिगो में तब्दील कर सकता है। इसे जलने में दिक्कत होती है और ये तेज नहीं भाग सकता, लेकिन इसके पास इंसानों की आवाज निकालने की शक्ति होती है। ये लोगों को उनके परिचित लोगों की आवाज में भ्रमित करके मारता है। स्क्रीचर का लेजेंड आज भी कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में जीवित है और लोगों का मानना है कि वेंडिगो एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, लगभग 200 सालों से कनाडा के नॉर्थम्बरलैंड स्ट्रेट में एक जहाज को देखने की रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं। ये एक 3 मास्ट वाला शिप बताया जाता है, जो देखते देखते आग पकड़ लेता है और कुछ ही देर में लोगों के सामने से ऐसे गायब हो जाता है जैसे वहां कुछ था ही नहीं। खास तौर पर यह दृश्य तब दिखाई देता है जब नॉर्थ ईस्ट से हवाएं उस तरफ आती हैं। तभी कुछ लोगों ने सोचा कि ये दृश्य दरअसल आने वाले तूफानों का सिग्नल हो सकता है। ये साइटिंग साल भर इसी तरह होती रहती हैं और लोकल्स इसे देखकर काफी हैरान होते हैं। 2008 में ही 17 वर्षीय मैथ्यू नाम के एक लड़के ने इस जहाज को देखा था और इनका इंटरव्यू पेपर्स में पब्लिश किया गया था। डिटेल टेस्टमनीज की बात करें तो लोगों का कहना है
जहाज के दिखने से पहले कैनन बॉल फायर की आवाज आती है। फिर एक जलता हुआ आग का गोला नजर आता है। वो गोला जाकर जहाज पर गिरता है, जिसकी वजह से उसमें आग लगती है। सारा क्रू आग बुझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जहाज आग की चपेट में आकर आखिर नष्ट हो ही जाता है। कई ऐसे अवसर भी आए हैं जब लोगों ने इसे असली जहाज समझकर उसे बचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके करीब जाते ही वो पाते हैं कि जहाज गायब हो चुका है और वहां आग में जलता एक तिनका भी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जहाज एक पायरेट शिप था, जिसे 200 साल पहले ब्रिटिश नेवी ने नष्ट किया था, और शायद ये जहाज अपना इतिहास लोगों को पानी की लहरों के जरिए दर्शाता है। कुछ लोग दावे करते हैं कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है, लेकिन इतने लंबे समय से हजारों लोगों ने इसे देखा है, तो निश्चित ही ये आंखों के धोखे से कुछ ज्यादा जरूर है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।